ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू आ रहा है, सो आई एम नॉट टर्निंग ऑन द वीडियो। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। एक बार सब अपने आप को म्यूट कर लो। ओके, एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू यू ऑल। मेरे ख्याल से आज गणेश चतुर्थी है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं है, राइट? दिखाई दे रही हूँ मैं? नहीं दे रही हूँ ना? को प्रॉपर एक्चुअली अभी इलेक्ट्रिसिटी गया हुआ है। ठीक है, आ गया। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। ठीक है, हमने देखा था, ठीक है, कि आखिर वेक्टर अलजेब्रा होते क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा था? नेक्स्ट हमने देखा था, मैकेनिक्स। ठीक है, सिंपल सा हमने देखा था वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर एडिशन क्या होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, और अगर हम किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखी थी हमने वेक्टर्स की। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे थे, कौन कौन से टाइप ऑफ वेक्टर्स देखे थे। हमने देखा था कि इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं। ठीक है, इस चीज का यूज आज के लेक्चर में आएगा। क्या कि आखिर दो वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं, इफ, राइट, इफ एंड ओनली इफ, जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है और उनकी डायरेक्शन भी इक्वल होती है। ठीक है, और हमने क्या देखा था, हमने देखा था नल वेक्टर क्या होता है, राइट? जो जीरो वेक्टर है उसी को नल वेक्टर बोलते हैं। हमने यूनिट वेक्टर देखे थे, आज हम यूनिट वेक्टर के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और हमने लास्ट में क्या देखे थे, हमने कुछ ऑपरेशंस देखे थे। ठीक है, कि आखिर एडिशन वेक्टर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, एडिशन वेक्टर हमारे कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, यानी चाहे तुम ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करो या फिर बी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड करो, दोनों की वैल्यू क्या होंगी, सेम होगी। ठीक है, तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है, उनके फिजिकल मीनिंग देखे थे, याद आया? एक हमने देखा था क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये किसका एग्जांपल है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। जहां पे तुम्हारा मास क्या होता है, मास होता है एक स्केलर क्वांटिटी, राइट? और जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, वेक्टर। तो हमने देखा था कि आखिर फिजिकल मीनिंग मतलब जो कुछ क्वांटिटीज होती हैं उनको हम पढ़ते क्यों है, राइट? उनका आखिर हमारे रियल वर्ल्ड में क्या यूज है, क्या फिजिकल मीनिंग है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ से आज हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट, या फिर जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। अगर टाइम बचा तो हम वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी आज की क्लास में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो अपना जो भी नोटबुक पेन वगैरह लेकर बैठो। ठीक है, प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, चैट बॉक्स के लिए अगर चैट बॉक्स का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो तुम्हारे पास ऑप्शन आ रहा होगा टेक्स्ट टू ज्योति मैम करके। ठीक है, आप जब चैट बॉक्स में लिख रहे हो तो वो होस्ट को जा रहा है। ठीक है, होस्ट मैनेजर है, राइट? तो अगर आप जैसे कुछ मैं बोल रही हूँ, कुछ रिस्पॉन्स करना है, तो आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा टेक्स्ट टू ज्योति मैम। ठीक है, उस पे करके आप टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एटलीस्ट आई विल सी कि हाँ कौन कौन से बच्चे एक्टिव है। ठीक है, अगर कंफर्टेबल हो तो एटलीस्ट कैमरा वगैरह ऑन करके बैठो, जिससे मुझे भी ब्लैंक स्क्रीन को ना पढ़ाना पड़े। ठीक है, तो जो कंफर्टेबल है वो कैमरा ऑन कर सकता है। ठीक है, चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो, जनरली इसकी डेफिनेशन हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं ये हम अभी देखेंगे कुछ स्टेप में। ठीक है, तो आखिर डॉट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होता क्या है। सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ठीक है, तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, अगर हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करें बी वेक्टर से। ठीक है, और हम क्या ले, कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, थीटा इज द स्मॉलर एंगल। ठीक है, थीटा इज द
स्मॉलर एंगल between these two vectors, between A and B, then this product is known as dot product. ठीक है, यानी सिंपल से अगर मैं तुमको डेफिनेशन बोलना चाहूँ तो डॉट प्रोडक्ट क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर्स इज सिंपली the product of magnitude of A and B along with the cos theta, where theta is the smaller angle. ठीक है, अब देखो मैंने स्मॉलर एंगल क्यों बोला हुआ है यहाँ पे? वाई स्मॉलर एंगल, मैंने नॉर्मल एंगल क्यों नहीं बोला? अब देखो, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सपोज करो एक वेक्टर ये है, ठीक है, सपोज दिस इज वेक्टर नंबर ए, ठीक है, और एक वेक्टर ये है बी। तो मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि अगर हमको जब भी हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालते हैं, ठीक है, वेक्टर्स का, हम कभी भी उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम केवल उनको पैरेलली एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख देते हैं। ठीक है, याद आया कुछ? हमने ट्रायंगल लॉ में क्या किया था? एक वेक्टर हमारा स्ट्रेट था, ठीक है, एक वेक्टर हमने इस डायरेक्शन में लिया था सिंपली। तो हमने जब उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग या डेरिवेशन निकाला था तो हमने क्या किया था? सिर्फ इसको इसके हेड से अटैच कर दिया था। ठीक है, मतलब सिर्फ इसको पैरेलली उठा के साइड में रख दिया था। ठीक है, इसकी हमने डायरेक्शन या कुछ मूव नहीं किया था। राइट, सेम हम आज की क्लास में देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? सपोज करो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं, ठीक है, ये तुम्हारा ए हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? ये तुम्हारा बी वेक्टर हो गया। अब देखो, एक एंगल बन रहा है ये, ठीक है, इसको समझो मैंने नाम दे दिया थीटा। एक एंगल तुम्हारा बन रहा है ये पीछे, बड़ा वाला, ठीक है, सपोज करो इसको मैंने क्या नाम दिया? फाइव। राइट, तो जो थीटा एंगल है ये क्या है? स्मॉलर एंगल है दोनों एंगल्स के बीच में, इसलिए हमेशा हम क्या लेते हैं? कॉस थीटा। और कई बार तुम लोगों ने ये भी देखा होगा कि बुक में लिखा रहता है कि वैल्यू ऑफ थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 0 से पाई के बीच में इक्वल भी रहती है। ठीक है, यानी मैक्सिमम कितना जा सकता है हमारा? 180 डिग्री, और मिनिमम कितना जा सकता है हमारा? 0। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं स्मॉलर एंगल। ठीक है, तो अब बेसिक सी डेफिनेशन क्या हुई? अब देखो, पहली चीज जो मैंने लिखा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। राइट, एक बार फिर से एक्सप्रेशन को देखते हैं, इसको नोट कर लो। ठीक है, फिर से देखते हैं। ए, इसको डिनोट किससे करते हैं? हम इसको हम डिनोट करते हैं डॉट से। ठीक है, ए डॉट बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कॉस थीटा। ठीक है, अब कई बार हम मैग्नीट्यूड को किससे लिख देते हैं? मैग्नीट्यूड को हम केवल ए से भी लिख देते हैं। राइट, इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं? ए बी कॉस थीटा। तो कई जगह पर आपको ये एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ आता है डॉट प्रोडक्ट का कि ए बी कॉस थीटा क्या है। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन हमारा ये हो गया। ठीक है, अब देखो रिजल्ट, जब इसके कई एक्सपेरिमेंट्स हुए, बोल सकते हो कई एग्जाम्पल, लेकिन जब इसकी स्टडी की गई तो जो ये दो वेक्टर्स होते हैं ये हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर क्या देते हैं? अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये हमको रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट आंसर, जो भी हम कहते हैं, रिजल्ट हमको क्या देते हैं? एक स्केलर क्वांटिटी देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? एक स्केलर क्वांटिटी देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये सब 11th में पढ़ा हुआ है, एक बार हम बस रिवाइज कर रहे हैं ताकि जिन्होंने 11th में ध्यान नहीं दिया उनके लिए रिवीजन हो जाए। ठीक है, वो समझ जाए अच्छे से, और बाकी लोगों को एक बार क्या हो जाए? रिवाइज हो जाए, जिससे वो आगे की चीजें पढ़ सके। ठीक है, तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट हमको क्या देता है रिजल्ट में? स्केलर क्वांटिटी। सपोज करो वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। राइट, फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम इनका एक्सप्रेशन निकालते होता है एफ एस कॉस थीटा, तो हमको रिजल्ट में क्या मिलता है? रिजल्ट में हमको मिलता है वर्क डन। और वर्क डन क्या है? स्केलर या वेक्टर? वर्क डन है कि स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये चीज क्या होगी? सिंपली इसका
एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो स्केलर आउटपुट। द डॉट प्रोडक्ट सील्स अ स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। द स्केलर रिप्रेजेंट्स द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन टू अनदर। अब देखो प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। आखिरी ये वर्ड यहाँ पर आया, और ये वर्ड ना अभी आपके साथ थ्रू आउट द सेशन रहेगा, ठीक है, प्रोजेक्शन। और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ठीक है। तो आगे देखते हैं प्रोजेक्शन क्या है, ठीक है। अब सपोज करो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, ठीक, सपोज करो ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं सेंटर को ओ, ठीक है। ये हो गया हमारा थीटा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, तुम लिख सकते हो व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, तो इजी रहेगा, ठीक है। जब हम बी से ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसको नाम दे दो एम, ठीक है, तब क्या होगा अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं, ठीक है, सिंपली देखते हैं, इन ट्रायंगल ओ एम बी, ठीक है। कॉस थीटा लगाओ, कॉस थीटा क्यों लगाना, क्योंकि हमको कॉस थीटा का ही यूज है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सिंपल, ओ एफ अपॉन वेक्टर बी, ठीक है। तो कॉस ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई, ओ एम की वैल्यू क्या आ गई, बी कॉस थीटा, ठीक है। इसी ओ एम को क्या बोलते हैं, ये जो ओ एम है क्या है, ओ एम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये वाला, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इस ओ एम जो बी कॉस थीटा निकल कर आया है, इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। और ये क्या है, बी कॉस थीटा, बी हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इसकी लेंथ है, तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। ये बी मैंने डिनोट करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, इसकी लंबाई है, ठीक है। तो इसी ओ एम को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, मतलब इस बी का प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और देखो, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने क्या बोला, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है। इसको एक बार क्लियर करके देखते हैं, ठीक है। अगर मैं ये लिखूं मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट में, इनटू प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो गया भाई, ए, सिंपल सी चीज। अब प्रोजेक्शन हमारे क्या निकल कर आया था, बी कॉस थीटा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दो, सिंपल सा चीज, क्या आ गया, ए बी कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा हमारा क्या निकल कर आया था, ए डॉट बी, ठीक है। इसलिए ए डॉट बी को हम क्या भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन मैग्नीट्यूड ए, ठीक है। ये फिजिकल मीनिंग नहीं है, ठीक है, बट ये जनरली कई बार पूछने में आता है क्या कि प्रोजेक्शन को हम फाइंड कैसे करते हैं, तो उस चीज पे आप ये लिख सकते हो कि प्रोजेक्शन निकालने के लिए तो हम क्या लिखते हैं, ये देखो कम्यूटेटिव भी हो जाएगा, अगर तुम्हें बी डॉट ए लिखना हो तो वो भी अगर हम निकालेंगे तो भी तुम्हारा सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसमें तुम लिख दोगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। तो क्या है, ए डॉट बी या बी डॉट ए, दोनों केस में हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, सेम निकल कर आएगा। इसलिए हम क्या बोलते थे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों कम्यूटेटिव इन नेचर भी है, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन सेंसिटिविटी, मतलब कुछ नहीं, देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, द डॉट प्रोडक्ट टेक्स इनटू अकाउंट अलाइन द अकाउंट अलाइनमेंट ऑफ द वेक्टर्स, मतलब सीधी बात दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन को भी लेता है, लेगा, क्यों लेगा, क्योंकि जो कॉस थीटा हम ले रहे हो क्या ले रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल ही ले रहा है, राइट। इफ द वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन,
द डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब ये कैसे हुआ देखो, एक तुम्हारा वेक्टर ए है, ठीक है, केस नंबर 1 है ये, इसको ऐसे लिख लो, केस नंबर 1, ठीक है, कुछ केसेस। और एक तुम्हारा हो गया वेक्टर बी, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं ओ। एक तुम्हारा हो गया वेक्टर ए और एक हो गया बी, दोनों किस में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। इनके बीच का एंगल क्या होगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0, राइट। अब कॉस थीटा 0 है, मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिखो यहाँ पे, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, यानी cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, राइट। 1 1। यस, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए बी, ठीक है, मतलब ए की कुछ वैल्यू और बी की जो वैल्यू रहेगी उनका सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, पहला केस। दूसरा, इफ दे आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। एक चीज यहाँ पे नोट भी कर लो, काफी बच्चों को ऑर्थोगोनल का मीनिंग नहीं पता होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि ये नया वर्ड कहाँ से आ गया, है ना। तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी अगर एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर बी उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यानी कितना हो गया, थीटा हमारा 90 हो गया, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। 0, ठीक है। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, यानी कॉस 90, 0 रख दोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इस केस में जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 0। ये कुछ केसेस याद रखो, ये केसेस से न्यूमेरिकल्स बनकर आते हैं, न्यूमेरिकल्स कई बार ऐसे बनकर आ जाएंगे, ठीक है, कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर, ठीक है, तो डायरेक्शंस क्या होंगे, सिंपल परपेंडिकुलर, ठीक है। लास्ट केस, इफ दे आर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अगर अपोजिट है डायरेक्शन में तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। ये भी देख लेते हैं हम, चलो एक बार, केस नंबर 3, ठीक है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सपोज करो ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये हम सेंटर बना देते हैं ओ, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180, ठीक है। 180 तक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच होती है, राइट। अब कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, 1 1 या -1, 1, वही -1, यस मैम। -1, ठीक है। तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, हम लिखेंगे फिर से, ए बी कॉस 180 डिग्री, ठीक है, डेट इज -1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -a × b, ठीक है, डेट इज द प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये तीन मेजर हमारे क्या हो गए, केसेस हो गए, ठीक है। इसके अलावा किसी भी टाइप का एंगल होगा तो वो क्या कर सकते हैं, उसकी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। मेजरली ये तीन केसेस ही होता है, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लो या स्नैपशॉट ले लो, किसी को लेना है तो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो, अब आगे देखते हैं, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हमने अभी देख लिया, प्रोजेक्शन, ठीक है, कि आखिर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर कैसे प्रोजेक्शन होता है और हम कोसाइन क्यों लेते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने पहले ही बता दी, ठीक है, कि हम आखिर कोसाइन कैसे लेते हैं और ये क्या होता है। देखो ये जो ओ एम हमने निकाला था ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ओ एम, ठीक है। तो ये चीज हम देख चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। अच्छा, लॉ ऑफ कोसाइन से पहले कुछ चीजें और देख लो जो हम देखते हैं, ठीक है, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। पहली चीज क्या, कम्यूटेटिव, कि अगर ए डॉट बी है, ठीक है, तो क्या ये बी डॉट ए के इक्वल होगा, तो हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। दूसरा एक डिस्ट्रीब्यूटिव देखता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, अगर ए डॉट बी प्लस सी है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ठीक है, तो ये होगा आपका
ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के, ठीक है। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। थर्ड होता है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी अगर ए प्लस बी है, ठीक है, और डॉट, ये आपकी एसोसिएटिव हुई, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सी, ठीक है। ये सेम ही हुआ, राइट? इट विल बी द सेम, है ना? तो इसको ऐसे लिख सकते हो। हाँ, अगर ये सी है, ठीक है, इसको तो भी ये आपका क्या हो जाएगा, ए डॉट सी, ठीक है, प्लस बी डॉट सी, ठीक है, सेम है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हो गई आपकी, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगी, ठीक है। अब एक बार देखते हैं आखिर लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, ठीक है। मतलब जो हम कॉस इसमें यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सपोज करो तुम्हारे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए हो गया, ठीक है, एक वेक्टर बी हो गया, ठीक है। ये कुछ आपका रिजल्टेंट वेक्टर दे रहा है, सी। सी आपका क्या है, आर वेक्टर, यानी रिजल्टेंट है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो। अगर मैं सी को सी से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो क्या निकल कर आएगा, ए माइनस बी, ठीक है। इसको ए माइनस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। ओपन करो, इधर कितना हो जाएगा, सी वेक्टर का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, ठीक है, माइनस बी डॉट ए, एंड देन माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस बी डॉट बी, ठीक है। कितना आया, इसको ओपन करो, कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिंपल मैथ्स, राइट। ये क्या आ गया हमारा, ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, और इसको अगर हम ओपन करें तो कितना आ जाएगा, 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम कई बार, ये तुम्हारा डायरेक्टली आता है कि लॉ ऑफ कोसाइन कई रिजल्टेंट वेक्टर में हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब ये क्या है तुम्हारा वेक्टर ए का स्क्वायर, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे, ठीक है। आप किसका स्क्वायर करोगे, मैग्नीट्यूड का, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं सी वेक्टर ए प्लस बी के लिए निकालना चाहूँ, तो ये एक बार तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। ये भी इजी है, आप ए प्लस बी का स्क्वायर करके निकाल सकते हो। तो वहां से आप फाइंड करोगे, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो हम डॉट प्रोडक्ट के लिए निकाल रहे हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। तो अब देखो, आज हमने सिंपली क्लास में क्या क्या चीजें देखी। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट कॉस थीटा, ठीक है। किन्हीं भी दो वेक्टर्स के लिए अगर हम उनका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं डॉट फॉर्म में, तो उसको हम डिनोट हमेशा करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन उस वेक्टर के ऊपर, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, जो बी का प्रोजेक्शन ए पर बनकर आएगा, ठीक है, वो क्या है, बी कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन देखा। सेकंड हमने देखा कि हमेशा स्केलर क्वांटिटी निकाल कर था, हमने एग्जांपल से चेक कर लिया, ठीक है। कुछ हमने प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है। ये आपका स्केलर आउटपुट प्रोजेक्शन वाला, हमने देखा कि आखिर किन किन केसेस पे कैसे कैसे इसका वैल्यू डिफर करता है, ठीक है। अगर जीरो है, दोनों एंगल्स, ठीक है, मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, जीरो है, तो हमारा आंसर क्या आएगा। अगर परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर्स, तो आंसर क्या आएगा। और अगर दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये चीज देखिए, ठीक है। अब चलो, एक बार उन्होंने कहा था कि एक बार यूनिट वेक्टर भी देखेंगे, ठीक है।
हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी, ठीक है, कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव देखा कि अगर तीन वेक्टर्स होते हैं तो आखिरी मैथमेटिकल रूल कैसे फॉलो करता है। ठीक है, जीरो डॉट प्रोडक्ट, इस चीज को नोट कर लो। ठीक है, टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर। दिस प्रॉपर्टी इज यूजफुल इन फाइंडिंग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सिंपल सी चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि ये आपको यूज आ सकता है अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो फिर वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो सिंपल सी चीज है, यू कैन से कि वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देख लो एक बार, डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्या होता है जिनका मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है, और इनका यूज हम करते हैं डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज एक बार देख लो, अगर दो वेक्टर्स है, एक आई कैप है, ठीक है, और दूसरा भी क्या है, आई कैप है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों सेम 0 डायरेक्शन में है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ 1 जाएगा 1। ठीक है, तो सिंपल, अगर जे डॉट जे है तो भी क्या होगा, 1। अगर के डॉट के है तो भी क्या होगा, 1। ये चीज क्यों है, ये चीज बहुत बेसिक सी है, बहुत सिंपल है, राइट। बट ये चीज हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करते हैं तो इसी चीज में कंफ्यूज है कि आई डॉट आई क्या था, 1 आएगा या 0 आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर आई डॉट आई है, ठीक है, मतलब अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो सिंपल सा आंसर हमारा 1 आएगा। ठीक है, और अगर यही चीज हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में अपोजिट हो जाता है। ठीक है, यहीं पर कंफ्यूजन होती है, इसलिए इस चीज को अभी एक जगह नोट कर कर लिख लो। ठीक है, और अगर एक वेक्टर आई और एक वेक्टर जे है, ठीक है, यानी एक एक्स एक्सिस में है, ठीक है, ये आपका आई हो गया, एक वाई एक्सिस में है, तो ये क्या हो गया, जे हो गया। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अभी हमने लास्ट पेज पर देखा था, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट होगा हमेशा 0, बिकॉज ये हो जाएगा हमारा cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड जो भी हो, अगर एंगल 0 बन रहा है, सॉरी, अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो हमारा डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाएगा, 0। इसलिए चाहे आई डॉट जे हो, आई डॉट के हो, या जे डॉट के हो, अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0। ठीक है, एक बार इस पेज का स्नैपशॉट ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। चलो इतना ही था आज। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट देखते हैं हम, वेक्टर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सिंपल। अब देखो, वेक्टर प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम दो वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स अ मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या बनाता है, एक नया वेक्टर बनाता है। अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इसका अगर रिजल्टेंट वेक्टर एक और बन के आया सी, ठीक है, जो क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस काइंड ऑफ प्रोडक्ट या इस टाइप के प्रोडक्ट को हम हमेशा बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी, where A and B are the vectors multiplied and the result of the cross product is a vector। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या निकाल के देता है, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हमको क्या देता है, एक वेक्टर देता है। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा
और एक यहाँ पर आ जाता है एन कैप, जो पूरा गेम क्या कर देता है, पूरा गेम बदल देता है क्रॉस और डॉट के बीच में। ये जो एन कैप है ये क्या है, ये तुम्हारा डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर। ठीक है, क्योंकि देखो, अब देखो, जो डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर हम सिंपली बोल सकते हैं, जो नया वेक्टर बनकर आएगा वो क्या होता है, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एक सिंपल सी चीज बताऊंगी, हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा हुआ है, किस किसने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा हुआ है 11th 12th में? मैग्नेटिक यस फील्ड मैम। में हमने एक राइट हैंड रूल पढ़ा था, राइट, करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए। मैक्सवेल 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 लॉ। मैक्सवेल लॉ, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि अगर कोई प्लेन है, ठीक है, अब देखो, अब जैसे मैंने बोला कि जो नया वेक्टर बनेगा वो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी से मिलके जो प्लेन बनता है, ठीक है, परपेंडिकुलर सॉरी पैरेललोग्राम लॉ में हमने देखा था कि दो वेक्टर्स मिलके क्या बनाते हैं, एक प्लेन बनाते हैं। ठीक है, अब सपोज करो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये मिलके एक प्लेन बना रहे हैं। अब इसके परपेंडिकुलर में एक वेक्टर बाहर की डायरेक्शन में बन सकता है और एक वेक्टर अंदर की डायरेक्शन में बन सकता है। यस और नो? क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है, राइट, अगर दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो अगर इनके परपेंडिकुलर हमको वेक्टर ड्रॉ करना है तो या तो ये ऊपर बन सकता है या नीचे बन सकता है, राइट। तो इसी की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कि आखिर ये बाहर की डायरेक्शन की तरफ टुवर्ड्स बन रहा है या अंदर की डायरेक्शन की तरफ बन रहा है, हम क्या लिखते हैं, एन कैप लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम फाइंड किससे करते हैं, इसको हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। ठीक है, जिसमें जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो बताते हैं हमारी डायरेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, मतलब किस प्लेन में हमारे वेक्टर्स हैं। ठीक है, और जो थंब होता है वो हमारा बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सिंपल से ऐसे देख सकते हो, जो फिंगर्स रहेंगी वो तुम्हारी बताएंगी प्लेन को। ठीक है, और जो डायरेक्शन रहेगी वो बताएगी तुम्हारा, सॉरी, जो थंब रहेगा वो बताएगा तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग में इसलिए बता रही हूँ कि टाइम अप होने वाला है, जिससे आप इसको एक बार कवर अप करो, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में इसके बेसिस पे क्या कर सके, इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख सके। ठीक है, तो सिंपल सा क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप। ठीक है, जहाँ पे एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। अब यूनिट वेक्टर क्यों हुआ, क्योंकि हम केवल क्या बतानी है, डायरेक्शन। ठीक है, आंसर तो हमारा इससे निकल कर आ जाएगा मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन कैसे बताएंगे। डायरेक्शन बताने के लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं, ये हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा था फर्स्ट लेक्चर में ही, कि यूनिट वेक्टर का सबसे मेजर यूज क्या होता है फिजिक्स में, सबसे मेजर यूज होता है डायरेक्शन बताने के लिए। कि आपको किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है तो वहां पे हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर का। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय ए एंड बी। ए और बी से मिलके जो भी प्लेन बनेगा, ठीक है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हम यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो है तुम्हारा एन कैप। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ एन इज डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड रूल। ये सिंपल सा आपका एक हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में सिंपल सा एक बार हमने देखा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे हम कवर अप करते हैं, कैसे हम उसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं, किन किन केसेस को यूज करके। ठीक है, और नेक्स्ट हमने सिंपली देखा कि वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, आखिर उसमें एन कैप क्यों आ जाए, काफी जगह एन कैप नहीं लिखा होता और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें। ठीक है, तो अगर कभी कभार ये एक्सप्रेशन गलत भी हो जाता है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है ना, तो क्या होगा, वो आपको यहाँ पे एन कैप नहीं लिखेंगे और एक में एन कैप लिख देंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी ये थोड़ी सी पॉइंट याद रखेंगे, अगर एन कैप लिखा आ रहा है तो हमको वो वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, सिंपल। और एन कैप का आखिर रूल, आखिर यूज क्या है, तो उसका हम क्या यूज है, क्योंकि उससे हम क्या फाइंड करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की। ठीक है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी देता है और आखिर इसकी प्रॉपर्टीज होती क्या है, क्या इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग होते हैं। ठीक है, आखिर कम्यूटेटिव क्यों नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे
नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हम देखेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, और फिर हम इस चैप्टर को, जो फर्स्ट चैप्टर इसको कवर अप कर देंगे, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट यूनिट जो होगी मैकेनिक्स की वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ तक किसी को डाउट अभी तक? नो मैम। ठीक है, चलो फिर ये क्लास एंड करते हैं। आज मेरे ख्याल से गणेश चतुर्थी, इसलिए काफी बच्चे आए भी नहीं है, राइट। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर देना कि लाइव क्लास में प्रेजेंट रहे, उससे ज्यादा इंटरेक्टिव होगा, तो कुछ डाउट्स रहे तो सामने क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बेटर देन रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। टेक केयर, एंजॉय योर डे, बाय बाय।